क्या आप जानते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका जो मॉडल है, जो कि ये मॉडल है, ये मॉडल जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो दिया था सैम्यूल हंटर चिरिस्टी ने। सैम्यूल हंटर चिरिस्टी ने 1833 में। लेकिन 10 साल बाद सर चार्लेस व्हीट स्टोन ने इस मॉडल के बारे में बताया, जैसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज नाम दे दिया गया, यानी सर चार्लेस व्हीट स्टोन के नाम पर ही इस मॉडल का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। ठीक है, पहली बात तो यही क्लियर है कि देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो व्हीट स्टोन नाम दिया गया है वो इन्हीं के ऑनर में दिया गया है, जो ये सर चार्लेस व्हीट स्टोन थे। लेकिन जब इन्होंने 1843 में, माना जाता है कि इन्होंने ये मॉडल दिया था, उससे 10 साल पहले 1833 में सैम्यूल हंटर ने ऑलरेडी इस मॉडल के बारे में बताया था। अब वो अलग बात है कि उनका नाम क्यों नहीं आया, तो मॉडल जो है वो किसके नाम पर रखा गया, मॉडल का नाम रखा गया इनके नाम पर, चार्लेस व्हीट स्टोन के नाम पर। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहा जाता है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब कैसा अरेंजमेंट होता है, अगर 3D में देखना हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो इसमें क्या है, एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक रजिस्टर ये R1, एक रजिस्टर R2, एक रजिस्टर R3, एक रजिस्टर R4, और बीच में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। तो ये 4 रजिस्टर्स और एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर, तो जो ये कॉम्बिनेशन ना, जो अरेंजमेंट है, इसी को बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसका काम क्या वो हम आगे भी स्टडी करने वाले, तो आपको क्लियर हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का। क्या काम करता है वो भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले वही लिखा है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। यानी इन्होंने कहा है कि व्हीट स्टोन जो अरेंजमेंट है वो 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, जिसमें कि अगर एक अननोन रेजिस्टेंस है और बाकी के जो 3 है वो नोन रेजिस्टेंस है, तो हम क्विकली और एक्यूरेटली उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि व्हीट स्टोन में अननोन रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब कैसे निकाल सकते हैं वो अभी बात करेंगे। तो पहली बात क्लियर होगी व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, क्या अरेंजमेंट है, 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट है। फिर क्लियर हो गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करने वाला है, क्या कैलकुलेट करने वाला है, वो भी क्लियर हो गया क्या कैलकुलेट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैंने एक 3D फिगर दिखाया था, एक फिगर इसका ये है जो मैंने बनाया। देखो क्या क्या है, एक रेजिस्टेंस है P, ध्यान से समझते जाना। एक रेजिस्टेंस है P AB आर्म पर, एक रेजिस्टेंस है Q BC आर्म पर, एक रेजिस्टेंस है S CD आर्म पर, एक रेजिस्टेंस है R AD आर्म पर। बिल्कुल क्लियर है? तो जैसा मैंने बोला था कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं, वही मैंने बनाए हैं, P Q R और S। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, मान लो किसी को S रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो किसी को S रेजिस्टेंस निकालना है, और P रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, Q रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, और R रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। बीच में गैल्वेनोमीटर, अभी बात करेंगे गैल्वेनोमीटर का क्या काम है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका बस बता रहा हूं कि इसकी नीड क्या है, ये क्या करता है। ये क्या करता है, आपको P रेजिस्टेंस पता है, आपको Q रेजिस्टेंस पता है, आपको R रेजिस्टेंस पता है, तो ये आपको हेल्प करेगा इस S अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने पर। अब आपके मन में आएगा कैसे हेल्प करेगा, अब वो वाली भी बात कर लेते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट क्या कहता है, अब आगे सुनेंगे। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, वो तो अभी भी देख लिया कि व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, नाम भी यहां मेंशन किए हैं, P Q R एंड S। ठीक है, कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरीके से कनेक्ट है कि वो एक आर्म बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल कैसे, 4 साइड है कि नहीं थी, 4 साइड थी ना, इस तरीके से 4 साइड, तो हो गया ना क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का। और क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पे क्या है, P Q R S, P Q R और S। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि 4 रेजिस्टेंस है और कहां पर है, क्वाड्रिलेटरल की साइड में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड। ठीक है, आगे अब बैटरी EMF E एज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C। ये A है, ये पॉइंट C है, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है भाई, जिसका EMF E है। ओके, तो आगे बोला है अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन द B एंड D। ए और सी के अक्रॉस तो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ए और सी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी, और जो ये बचा हुआ बी और डी है, जो बचा हुआ है बी और डी, इसके अक्रॉस लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अभी बात करूंगा गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया। ठीक है, तो ए सी जो पॉइंट है इसके अक्रॉस तो बैटरी लगा दी, और जो बी और डी पॉइंट है इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां तक बात बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इससे पहले रफ कर देता हूं, डायग्राम बन गया ना। ठीक है, पहले बना रहने देता हूं, जब नोट करो तब रफ कर दूंगा। आगे लेट एस टू बी रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मान लो ये एस रेजिस्टेंस मेजर करना है।
अब कैसे मेजर होगा, ये तो हमने अभी भी पढ़ लिया कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, 4 रेजिस्टेंस का एक सेटअप है जिसमें 3 पता होंगे, एक नहीं पता होगा, और हमें वो 3 हेल्प करेंगे एक पता करने पे। पर हमारा क्वेश्चन तो मेरे भाई यही है, कैसे हेल्प करेंगे, कैसे निकालें ऐसे रेजिस्टेंस को, तो वही अब बात करेंगे, बताने वाला है। और इसने एक बात और बोली, द रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इन्होंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस आर है, पहले रेजिस्टेंस आर पे चलते हैं, पी क्यू, ठीक है, ये रेजिस्टेंस P है, वो रेजिस्टेंस Q है, S निकालना है। R की कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है सुनो, कि जो R रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में वेरिएबल रजिस्टर है। जो ये R रेजिस्टेंस है ना, S तो क्या निकालना ही है, S तो पता ही नहीं है। जो R रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रजिस्टर है। अब वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो वेरी कर सके, जो अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सके, कम या ज्यादा जो भी करे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये बोल रहे हैं कि R को इस तरीके से एडजस्ट करो, आर रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो करंट इधर जाए और जो करंट इधर जाए वो तो ठीक है, आर को इस तरीके से एडजस्ट करो कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। इस बात का मीनिंग है कि इसमें से कोई करंट ही फ्लो ना करे वीडी में से। अब आपके मन में होगा सर ऐसे कैसे करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट ए से निकलेगा तो भाई कुछ तो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है मेरे भाई, आपने पढ़ा था ना, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो तो करंट भी नहीं होगा, या पोटेंशियल हो तो इक्वल हो। अगर कैसे भी बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, क्या बीडी वाली लाइन में, क्या बीडी वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। हाँ वो बात अलग है कि अगर बी हायर पोटेंशियल है डी लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो करेगा बी टू डी। अगर डी हायर पोटेंशियल है बी लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो करेगा डी टू बी। लेकिन अगर बी और डी के पोटेंशियल सेम हो जाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहानी समझ में आ रही है। ये 4 रजिस्टर्स थे जिसमें से हमें P और Q पता है, S को निकालना है। R के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि R वेरिएबल रजिस्टर है, इसको ऐसा एडजस्ट करो, ऐसा इसको मेंटेन करो कि जो ये G वाली लाइन है, यानी जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर बोलेगा इसमें करंट ही नहीं आ रहा। और ऐसा कब होगा, जब B और D के पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही ना रहे। क्लियर है मेरे भाई, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। आगे बात करते हैं, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब वो क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में कि व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहते हैं, वही पॉइंट आ रहा है। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस तब कहेंगे जब व्हीट स्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो, कोई भी करंट फ्लो ना करे। किसमें, इस वाली आर्म में, बीडी में। तो हम कहेंगे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो क्या जो इस पूरी कहानी को मैं ऐसे कह दूं कि भाई हमारे पास एक अरेंजमेंट था जिसमें 4 रेजिस्टेंस थे, हमसे कहा गया था 3 पता होंगे, एक निकाल लेना। फिर हमें पता चला कि उसमें से भी एक ऐसा होगा जो कि वेरी कर सकेगा, वेरिएबल रजिस्टर होगा। और वेरिएबल रजिस्टर इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से चेंज करेगा कि वो कोशिश करेगा कि आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। बात खत्म। आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, इस बात का ही मीनिंग ये है कि आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। तो या तो कह लो कि पहला टारगेट है कैसे भी व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस बनाओ, या सिंपल कहो कैसे भी व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाए, यानी कि इसमें करंट फ्लो ना करे, पोटेंशियल का डिफरेंस ही ना बचे बी और डी के अक्रॉस। सारी बातें यहां तक क्लियर है मेरे भाई। वीडियो को पॉज करो और पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिया यहां तक। अब ब्रिज हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। अब भी वही सवाल कि सर बैलेंस तो हो गया, लेकिन फिर से बताओ ना कि एस कैसे कैलकुलेट होगा। तो आ गया कि भाई अगर बैलेंस कंडीशन आ गई ब्रिज की, अगर आपने उस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया तो पी क्यू बराबर आर एस हो जाता है। पी क्यू बराबर आर एस मतलब हो जाता है पी एक रेजिस्टेंस था, क्यू एक रेजिस्टेंस था, आर एक रेजिस्टेंस था, एस एक रेजिस्टेंस था। फिर से बना देता हूं, कुछ डायग्राम इस तरीके से था, पी यहां था, क्यू यहां था, आर यहां था, एस यहां था हमारा। तो पी क्यू और ये आर और ये एस, और यहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा बनना है पर तुम तो कॉन्सेप्ट देखो। तो हमारा ये था ए बी सी डी, यही तो अरेंजमेंट था मेरे भाई। तो पी क्यू आर एस था, हमारा एस निकालना है, आर को हम एडजस्ट कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। और हमने इस टाइम पर व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया। तो जैसे ही ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो बोला जाता है कि पी बाई क्यू, यानी रेजिस्टेंस पी और रेजिस्टेंस क्यू का जो रेशियो है, पी और क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ आर एंड एस। ये कंडीशन लेकिन तभी लागू होगी जब आपका बैलेंस्ड ब्रिज होगा, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कर चुके होंगे, या तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ओके मेरे भाई, तो सीधी सी बात है, पी क्यू बराबर आर एस हो गया। अब क्या दिक्कत है, आपको पी पता था, आपको क्यू पता है और आपको आर भी पता है। कैसे पता है, मैंने क्या बोला था, आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है।
आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि इस तरीके से चेंज करना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। पर जब आप चेंज करोगे तो फाइनली आपको रेजिस्टेंस आर तो पता ही होगा ना कि किस रेजिस्टेंस पर, किस वैल्यू पर ऐसा हो रहा है। तो पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मैथ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो गया तो पी इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर। अब निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, आर नहीं, निकालना हमें एस, पी को उधर पहुंचा दो तो एस इक्वल टू क्यू आर बाई पी, एस इक्वल टू, तो देख लो अननोन रेजिस्टेंस यानी कि एस इक्वल टू क्यू आर बाई पी। क्लियर है? तो जैसे हमें कंडीशन मिली, हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है एस, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। नोइंग द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू, आपको पी और क्यू का रेशियो पता हो, एंड द रेजिस्टेंस आर, वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एस। तो हम अननोन रेजिस्टेंस एस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आता है जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को निकाला। पूरा मेथड समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने बैलेंस किया और किस तरीके से बैलेंस होने के बाद हमने आगे उसका यूज करके अननोन रेजिस्टेंस निकाला। बिल्कुल यहां तक क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और मैं बता दूं, ये मेरा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है, मतलब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1 क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, भाई 25 वीडियो बनाई है, पूरा हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, वो वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, भाई पूरा चैप्टर हो गया, प्लेलिस्ट में जाके देखो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आज पूरा हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास से हमारा मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। तो 3 चैप्टर ऑलरेडी आ रखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो है सारी, आपको मजा आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात क्या है कि यहां तक तो पता चल गया कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और ये भी पता चल गया सर कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। अब एक बच्चे हैं, उन्होंने बोल दिया कि सर हम कैसे मान लें कि P बाई क्यू बराबर होगा R बाई एस के। बात तो सही है, हम कैसे मान लें कि बैलेंस कंडीशन के अंदर जो दो रेजिस्टेंस है P और Q, उनका रेशियो इक्वल होगा R और S के रेशियो के। यानी अब आ जाता है डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन करके दिखाइए और प्रूव करिए कि ये बात सही है आपकी। अगर ये बात सही है तो एस निकल ही आएगा, लेकिन अब इसी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये बात कैसे है, हमें यही बताइए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना। अब देखो डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ। अब इसमें किरचॉफ लॉ का काम आएगा, तो आप लोगों को देखो किरचॉफ लॉ पहले से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। भाई मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअली किरचॉफ लॉ पढ़ाया है, अगर वीडियो देखनी है तो नॉर्मल गूगल पे या यूट्यूब पर डालो किरचॉफ लॉ बाई मास्टर जी फिजिक्स वाले, किरचॉफ लॉ बाई मास्टर फिजिक्स वाले, मेरी वीडियो आ जाएगी। पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो, किरचॉफ लॉ को समझ लो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल समझाया यार, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर किरचॉफ लॉ ही नहीं पता तो फायदा क्या फिर इसे समझने का। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ बाई मास्टर जी फिजिक्स वाले लिखो, अपने वीडियो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डेरिवेशन करना है कि भाई पी क्यू बराबर आर एस होगा। देखो अरेंजमेंट वही है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ए बी सी डी एक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, बी डी एक आर में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यही था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, पी क्यू आर और एस। ठीक है, ए और सी के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, ए और सी के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई है। ओके, और बी और डी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि चेक करेगा कि बीडी वाली जो लाइन है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हमें अभी इसे बैलेंस करना है। और आप लोगों को समझ आई गया होगा हम करने क्या वाले हैं। हम वही करने वाले हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया था, पी और क्यू का रेशियो बराबर होता है आर और एस के। बात को प्रूव करने वाले हैं इसी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन अकॉर्डेंस विद द किरचॉफ फर्स्ट लॉ द करंट थ्रू द वेरियस ब्रांच आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप ए बी डी ए। ए बी डी ए ये एक लूप ले लो, किरचॉफ के लॉ क्या कहते थे याद है ना, क्लोज्ड लूप ले लो। अब उसके अंदर हम क्या निकालते थे कि वोल्टेज का जो सम होता है, या कह लो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो था हमारा। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या था हमारा, जीरो था। तो चेक करेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो कैसे होगा। वहां हमसे बोला गया था कि आपको लूप लेना है पहले तो जो कि क्लोज्ड हो, और साथ में बोला गया था कि आपको एक डायरेक्शन लेनी है जिस डायरेक्शन में आप चलोगे, या तो ऐसे लो या ऐसे लो, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां सजेस्ट किया गया था जो भी आप डायरेक्शन लोगे वो करंट के अलॉन्ग ले लो, यानी करंट उधर जा रहा है, देखो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, करंट निकला, करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसको ऐसे चलाओ इस तरीके से, और इसमें भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट के अलोंग अगर चलते जाओ, जिधर करंट जा रहा है उसके अलोंग चलते जाओ तो सारी चीज पॉजिटिव होती है, और करंट के अगेंस्ट स्टडी हो तो वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर भाई ये वाली बातें समझ नहीं आ रही है तो मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले किरचॉफ लॉ पढ़ लो, किरचॉफ लॉ भाई मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब पे डालो और उस वीडियो को देखो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। और अगर आपको किरचॉफ लॉ आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है भाई, किरचॉफ लॉ लगाने वाला हूं ए बी डी में, और मैंने डायरेक्शन भी ले लिया किस अलोंग चलूंगा। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ए बी डी ए। सबसे पहले आ जाओ ए बी डी ए, हमने क्लोज्ड लूप डिसाइड कर लिया, हमने करंट का डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया, और हमने ये भी देख लिया हमें किस डायरेक्शन में चलना है, यानी जब वोल्टेज का पूरा देखेंगे अलजेब्रिक सम वो किस डायरेक्शन में करना है। तो देखो यहां से चलेंगे तो करंट के अलोंग, मैंने क्या बोला, जब हम करंट के अलोंग ही चल रहे हैं तो वैल्यू वोल्टेज की पॉजिटिव रहती है। ओके, तो आई वन पी कैसी है, ध्यान से समझना, सारे पॉइंट समझ लो। बैटरी ने आई करंट दिया,
इस पॉइंट पर आने के बाद I1 करंट इधर गया, मान लो कितना गया I1 I2 इधर गया, क्योंकि भैया I करंट था, इस जंक्शन पे दो जगह जाना है तो I करंट तो जा नहीं सकता, I को कम होना पड़ेगा, I को डिवाइड होना पड़ेगा, तो I करंट इस पॉइंट से निकल गया I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ। ठीक है, और आगे की बात, जब I1 यहां पहुंचा तो अब यहां पे भी इस पे दो दो जंक्शन है कि भैया कुछ नीचे भी आएगा कुछ इधर भी आएगा। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है, अभी तो मान के चलना कि नीचे भी आएगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन तो भी आई नहीं है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने माना नीचे भी आएगा उधर भी जाएगा, तो मान के चले हम IG करंट आ गया इसके अंदर, यानी I1 करंट टोटल था और IG करंट इसके अंदर आ गया। तो आप खुद बताओ कि I1 करंट गया और IG यहां चला गया, तो बचा कितना I1 माइनस IG। तो ठीक है, IG करंट यहां आया तो I1 माइनस IG बचा हुआ यहां आ गया C तक, बात क्लियर है। और इधर से आया I1 माइनस G, तो अब इधर समझना, इधर चला था I2, यहां करंट चला था I2 और ऊपर से आया था IG, तो I2 और IG ऐड होकर इधर चल दिया I2 प्लस IG। यानी ऐसे कह सकते हो जब C जंक्शन पर करंट पहुंचेगा तो उधर से तो आएगा I1 माइनस IG और इधर से जाएगा I2 प्लस IG, ऐड करके देख लो टोटल करंट I निकल के वापस बैटरी में घुस जाएगा, कर लो ऐड। I1G नेगेटिव, IG नेगेटिव, IG पॉजिटिव कट गया, I1 प्लस I2 क्या था I के बराबर, क्योंकि I करंट ही तो डिवाइड हुआ था, I1 उधर गया I2 उधर गया, यानी I1 प्लस I2 ही आई है, ऐड कर लो, यानी टोटल करंट बैटरी से इतना गया, एंटर भी उतना ही हुआ। डायग्राम अच्छे से समझ आ गया कि भाई क्वाड्रिलेटरल की किस आर्म में कितना करंट है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, ए बी आर्म में I1 करंट है, सुनते जाओ ध्यान से, ए बी में I1 करंट है, ए डी में I2 करंट है, बी सी में I1 माइनस IG करंट है, अब कैसे वो तो भी मैंने समझा ही दिया, और सी डी में I2 प्लस IG करंट है, और बी डी में IG करंट है। तो सारी आर्म के अंदर करंट आपको अच्छे से पता है। अब हमें पता है अगर करंट पता हो और रेजिस्टेंस पता हो तो वोल्टेज निकल आती है, क्योंकि पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई V इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी करंट पता हो रेजिस्टेंस पता हो वोल्टेज पता चल जाएगा। वोल्टेज पता करेंगे, ए से शुरू करो चलना। भाई कितना करंट है ए बी में I1, रेजिस्टेंस कितना है P, वोल्टेज कितना हो गया I1P, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट के लॉन्ग ही चल रहा हूं पॉजिटिव, तो पहला हो गया I1P, पहला हो गया I1P वोल्टेज, कोई डाउट? ठीक है, अब इसी मैथ में तो चलना है हमें ABDA में चलना है, तो I1P। अब इधर आ जाओ, करंट के लॉन्ग ही है अभी भी, जो ये सर्कल है करंट के लॉन्ग ही है, तो IG इंटू जी, ये भी पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज हो गया अलोंग द BD। आगे अब इधर वापस आ जाओ, DA की तरफ जाऊंगा मैं क्लोज लूप में, लेकिन यहां दिक्कत क्या, करंट आ रहा है नीचे और मुझे जाना पड़ रहा है करंट के अपोजिट। मैंने क्या बोला था कि अगर करंट के अलोंग चलूंगा तो वोल्टेज पॉजिटिव लूंगा और करंट के अपोजिट चलूंगा तो वोल्टेज नेगेटिव लूंगा। करंट के अलोंग चला था वोल्टेज पॉजिटिवली, करंट भी नीचे आ रहा था और मेरा ये जो मैंने डायरेक्शन लिया था वो भी नीचे था, मैंने पॉजिटिव लिया। लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस यानी कि आर रेजिस्टेंस पर दिक्कत क्या है कि मैं चलूंगा D टू A और करंट आ रहा है A टू D, तो यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी नेगेटिव I2R, I2 इसके अंदर का करंट हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया, यानी टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हो गया ABDA मैश के अंदर। ठीक है, और ABDA मैश के अंदर टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम कितना होता है 0, तो मैंने लिख दिया कि I1P, IG और I2R इनका एल्जेब्रिक सम 0 हो गया। यहां तक सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जैसे कॉन्सेप्ट यहां लगाया ABD मैश में, अब वही लगाऊंगा मैं BCD मैश में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैंने डायरेक्शन क्या लिया, इसकी ये वाली लिया, तो अब देखते हैं अगर करंट के अलोंग हुआ तो वोल्टेज पॉजिटिव लेना, वरना नेगेटिव। 1 बाय 1 शुरू कर दो, इस वाले पे आ जाऊं, ठीक है चलो यहीं से शुरू कर लो। IGG इधर ले लो, हाँ चलो BD वाले में ले लो, इस वाले में BC में। अब देखो क्या है, ये जा रहा है इस तरफ यानी इधर, और करंट आ रहा है ऊपर से, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमने इसका डायरेक्शन क्या लिया मेरे भाई, इस तरफ लिया है, तो इस तरफ जब लिया है तो करंट कितना हो गया हमारा I1 माइनस IG इंटू Q। अब अपन का जैसे हम BCDA, जो BCDA लूप है अब इसमें लाएंगे BCDA में, अब ध्यान से समझना, BCDA में भी मैंने करंट ये वाला ही लूप ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला लूप ले लिया तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ABD में लगाया था, ABDA में हमने वही हम लगाएंगे BCDB में, कि भाई जो अगर करंट के अलोंग वोल्टेज होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर करंट के अगेंस्ट होगा, जो हमने लिया है लूप, ये जो सर्कल लिया है, अगर करंट के अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव। शुरू करते हैं कि अब ये कैसे, इस तरीके से, यानी करंट भी इधर जा रहा है और ये भी इसी तरफ है, तो I1 माइनस IG करंट था, तो I1 माइनस IG करंट मल्टीप्लाई बाई Q, यानी हमें पोटेंशियल पता चल गया इस वाले BC का, BC में पोटेंशियल पता चल गया क्योंकि करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q, तो I1 माइनस IG Q वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वोल्टेज में कहां जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि पूरे के पूरे मैश के अंदर देख रहे हैं। अब यहाँ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और मेरा ये कह रहा है कि भाई हम इस तरह कैसे चलेंगे, तो इधर अपोजिट हो गया, तो अब क्या होगा I2 प्लस IG इंटू S, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो I2 प्लस IG, यहाँ S नहीं लिखा हुआ, तो I2 प्लस IG S नेगेटिव ले लिया, यानी ये वोल्टेज हो गया इन द आर्म CD। आगे अब जैसे इस वाले आर्म में आऊंगा, अब देखो करंट आ रहा है नीचे की तरफ और मैं जा रहा हूं इस तरह से ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन लिया है, इस तरीके से डायरेक्शन लिया है, तो ऊपर जा रहा हूं करंट आ रहा है नीचे, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा IG वोल्टेज नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो करंट है IG और गैल्वेनोमीटर का मैंने रेजिस्टेंस मान लिया G, तो G IG इक्वल टू 0 जो कि नेगेटिव। यहां तक क्लियर है, एक इक्वेशन 1 ये हो गई और एक इक्वेशन 2 ये हो गई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को पॉज करो और पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
यहां तक नोट कर लिया, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बोला गया इन दी बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। अब मान लिया कि हमने जो आर था हमारा उसको एडजस्ट किया, जो वेरिएबल रजिस्टर था हमारा उसे हमने एडजस्ट किया और हमने बैलेंस कंडीशन प्राप्त कर ली। यानी बैलेंस कंडीशन आते ही आई जी कितना हो जाएगा 0, यानी जो करंट है गैल्वेनोमीटर वाली लाइन के अंदर वो क्या हो जाएगा 0। तो जहां जहां आई जी लिया था वहां हम 0 पुट करते जाएंगे। तो द एबव इक्वेशंस, अब इक्वेशन कैसी बन जाएंगी यही बना के दिखाता हूं। देखो अब ये इक्वेशन है, अब ध्यान से समझना, पहले से रफ कर ले रहा हूं आगे वाले पार्ट को, यही इक्वेशन बनाऊंगा। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, I1P, IgG और I2R ये था। अब ये कह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन अचीव हो चुकी है, यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर है वो हो गया 0। तो Ig = 0 पुट करना है। तो देखो Ig की जगह 0 × G करोगे, 0 × G, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, बचा कौन I1P माइनस I2R = 0। हाँ कि ना, देखो ध्यान से, यही तो बच्चा। यहाँ पे देखो I1P, Ig कैपिटल G, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि जो करंट है गैल्वेनोमीटर में हमने मान लिया बैलेंस कंडीशन आ गई, यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर वाली लाइन में था वो 0 हो गया। तो ये 0 हुआ तो I1P माइनस I2R = 0। अब ये इक्वेशन हो गई ऐसी, कोई दिक्कत, नीचे आ जाओ। अब देखो क्या बोला गया है कि Ig जहां जाए वहां 0 रखते जाओ, ध्यान से समझना। I1 एज इट इज लिखा मैंने, I1 एज इट इज माइनस Ig लिखा 0 इंटू Q माइनस I2 लिखा एज इट इज प्लस Ig लिखा 0 S माइनस G इंटू Ig लिखा मैंने 0। तो अब देखना क्या इक्वेशन बन गई, ये वाला पोर्शन 0, G इंटू Ig, क्योंकि Ig 0 है, जो हम ये Ig बोल रहे हैं बार बार, जो करंट है गैल्वेनोमीटर लाइन में कितना माना है मैंने 0। तो भाई यहाँ पे करंट 0 और यहाँ Ig 0 था, तो 0 प्लस I2 बचा, यहाँ पे भी 0। तो कंडीशन क्या बन गई, देखो यहाँ पे ध्यान से, I1 माइनस Ig था तो I1 माइनस 0 I हो गया इंटू Q, तो I1Q प्लस नहीं माइनस I1Q। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पे आगे है माइनस, और I2 प्लस Ig था, यानी करंट ये तो 0 हो गया Ig, तो ये 0 हो गया, तो I2 प्लस 0 I2 बचा, तो आपका आ गया माइनस का I2 और मल्टीप्लाई बाई S, और ये वाला पोर्शन तो पूरा ही 0 हो गया क्योंकि G इंटू Ig था। तो एक इक्वेशन आ गई I1Q माइनस I2S। तो एक इक्वेशन बनी I1P माइनस I2R, एक इक्वेशन बनी I1Q माइनस I2S। यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी ये इक्वेशन बदल के ये बन गई, ये इक्वेशन बदल के ये बन गई। तो हमने वही लिखा है कि नई इक्वेशन बनी I1P माइनस I2R = 0 और एक इक्वेशन बनी I1Q माइनस I2S = 0। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। अब हमें पता है कि अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या मैं I1P को I2R के इक्वल लिख दूं, तो लिख दिया कि I1P = I2R इक्वेशन 1 मान ली, I1Q = I2S लिख दूं, लिख दिया, इक्वेशन 2 मान ली। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो इक्वेशन 2 से, तो क्या बनेगा देखो, I1P डिवाइड बाई I1Q = लेफ्ट डिवाइड कर दिया, राइट आ जाओ, I2R डिवाइडेड बाई I2S। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, और आपका आ गया PQ/RS, P/Q = R/S। यानी ये कंडीशन कब आई, जब आपने Ig यानी जो करंट इन द गैल्वेनोमीटर वाली आर्म थी उसमें 0 था। तो जब Ig हमने 0 लिया तभी ये कंडीशन बनी और प्रूव हो गया PQ/RS। यानी यहां से कंडीशन ये निकली कि अगर कैसे भी आपका ये करंट जो है वो 0 हो जाए, और करंट जाते ही 0 हो जाए तो कंडीशन बन जाती है ये वाली। ये बात तो हमने पहले भी की थी, बस इसे प्रूव करना था, इसका डेरिवेशन करना था, इसीलिए बताना जरूरी था। तो PQ/RS दिस प्रूव द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी ये कंडीशन है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। बहुत एनर्जी लगती है यार, चिल्लाना पड़ता है, गला सूख जाता है। मेरे को आदत भी एक्चुअली क्या है कि मैं आराम से पढ़ा नहीं पाता। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ ना आराम से कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज डिफाइंड एज द, नहीं बोल पाता यार। मैं क्लास में भी जब होता हूँ ना भाई, पूरी एनर्जी लगती है, चिल्ला के आसपास सब चलते हैं, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो रहा था आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। और एक और बात भाई, आज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखे कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हो। तो देखो मेरे भाई, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहा हूँ, उसके दो वजह हैं। पहली बात, देखो चैनल मेरा भी इतना पॉपुलर नहीं है कि बहुत सारे लोग देखते हैं एकदम से लगे हुए हैं कि नहीं अभिषेक सर की वीडियो आने वाली है, नीचे सिलेबस करना है कुछ बच्चे जिनके लिए कुछ सीक्वेंस में वीडियो बन रही हैं। तो जब तक ऐसी कुछ हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इतना प्रेशर इसलिए नहीं है, कमेंट ही 1-2 आ रहे हैं। हालांकि बच्चे तो काफी देख रहे हैं पर वो पता नहीं कमेंट नहीं करते हैं, और सारा का सारा वॉच टाइम अनसब्सक्राइब लोगों से आ रहा है। यानी मुझे लग रहा है सब्सक्राइबर तो पता नहीं कितने कर रखा है, 70% वॉच टाइम तो अनसब्सक्राइब लोगों से आता है। तो अभी शायद हो सकता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। देख के निकल जाते हैं टॉपिक को, चलो कोई नहीं, कर वो तो अलग बात है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं कि जब तक अभी इतना प्रेशर नहीं है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट में आके देखो,
क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया पूरा। अब शुरू होगा चैप्टर 4। अब आपकी बात है, आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे हो? मैं क्या सोच रहा था, जब मेरे 5 या 6 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर दूंगा, ताकि जो लोग आएंगे चैनल पे उनके पास ऑलरेडी कंटेंट होगा। चैप्टर 1 देखना, चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखना, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3 देखना, चैप्टर 3, 4 देखना, 4 देखो, 5 देखना, 5 देखो। अब जो लोग इन चैप्टर को करते रहेंगे, साथ में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी जो आपका सजेशन हो या आपकी कुछ राय हो कि सर नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऐसा करते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, इस बार अपने नए चैप्टर के साथ, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।